अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे वो है कोडीन। इससे पहले हमने लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक और एनसेड्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोडीन क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अल्हा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का नाम जेनेरिक नेम कोडीन या मेथाइल मोर्फिन भी इसको कहते हैं। केमिकल नेम 6 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 7 8 डाई डीओहाइड्रो 4 5 एपोक्सी 3 मेथोक्सी 17 मिथाइल मोर्फिनेन 6 ऑल। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है कोडीन का। Molecular formula C18H21NO3. Molecular weight 299.4 gram per mole. Drug category antitussive, narcotic, opioid analgesic. Description morphine जो सी है वो बेसिकली 1950s के अंदर यूएसए के अंदर अप्रूव्ड हुई थी एज एन ओपियाइड एनाल्जेसिक, और ये पेन को रिलीव करने के लिए पेशेंट्स को दी जाती है डे टू डे एक्टिविटीज में। खास तौर पे कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होती हैं उसकी पेन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, और कैंसर पेशेंट्स को भी ये दी जाती है। लेकिन इसके अलावा ये जो कफ का इशू होता है उस केस के अंदर भी देते हैं इसको कोडीन को, और उसकी वजह यह है कि सेंट्रल एनाल्जेसिक है, इसका सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी न्यूसेप्टिक इफेक्ट भी है, और ये पेरिस्टाल्टिक एजेंट भी है। अब हम बात करते हैं इसकी कंटेंट की, इसकी डोजिंग फॉर्म की, इसकी स्ट्रेंथ की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टैबलेट फॉर्म के अंदर ही आते हैं 15 mg, 30 mg और 16 mg। जो 15 mg की टैबलेट है वो और 30 mg की जो टैबलेट है ये नॉर्मली जो कफ के अंदर जब इसको मिक्स फॉर्मुलेशंस के अंदर या कंबाइंड फॉर्मुलेशंस के अंदर दिया जाता है तो तब ये उसको 15 mg और 30 mg के अंदर दिया जाता है, और 60 mg के अंदर मोस्टली तब दिया जाता है जब पेन रिलीफ करनी हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज और अकॉर्डिंग टू द डोज रिक्वायर्ड टू द पेशेंट इसको 30 mg भी देते हैं पेन के अंदर। अब बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की। तो कोडीन जो है वो फिनाइलएंथ्रीन एल्कोलाइड है और ओपियोइड एगोनिस्ट है, जिसकी एनाल्जेसिक, एंटी डिहाइड्रल और एंटीटूसिव एक्टिविटी है। और कोडीन जो है वो एंड्रोजीनियस जो ओपियोइड्स होते हैं उनके एक्शन को मिमिक करती है। एंड्रोजीनियस ओपियोइड्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं, उनकी ये जो एक्शन है उसको कॉपी करती है ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर ये बाइंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से जो ये न्यूरोसेप्टिव न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें सब्सटेंस पी है, जिसमें गाबा है, डोपामीन है, एसिटाइल कोलिन है, नोरएड्रेनालिन है। तो इनकी जो सी अमाउंट रिलीज होती है, इनकी जो सी अमाउंट है जो उनकी रिलीज होती है उसके अंदर डिक्रीज आ जाता है। तो इनकी अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से न्यूरल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेन सेंसेशन कम हो जाती है। जहां तक बात है इसकी एंटीडायरियल प्रॉपर्टी की, वो एंटीडायरियल कैसे होता है, तो जो हमारे गट है, जीआईटी ट्रैक है, उसके अंदर ये म्यू रिसेप्टर्स जो ओपियोइड के म्यू सब टाइप रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाकर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है, और जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम है उसको भी डिले कर देता है। और एंटीटूसिव एक्टिविटी जो इसकी है वो ऐसे इसकी फार्माकोलॉजी ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो कफ सेंटर होते हैं मड्यूला के अंदर उसके ऊपर जाकर कोडीन बाइंड करती है, जिसकी वजह से एंटीटूसिव एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। तो ये इसकी सारी फार्माकोलॉजी थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसी जैसे मैंने बताया, नार्कोटिक एगोनिस्ट, एनाल्जेसिक विद एंटीटूसिव एक्टिविटी, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो वो वहां पे जाके बाइंड करती है, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसकी वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफाइन होता है कि ये कैसे अपना वर्क पुट करती है, कैसे अपना ये काम करती है। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ पहले भी बताया फार्माकोलॉजी वाली स्लाइड से उसके अंदर। अब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 to 60 मिनट्स पर ओरल, और अगर इंट्रामस्कुलर देंगे तो 10 to 30 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर, पीक प्लाज्मा टाइम हाफ आवर टू 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो प्रोटीन वॉल्यूम 25%। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो प्रोडक्ट मेटाबोलाइज होकर मॉर्फिन बनती है, और मॉर्फिन जो है वो काफी पोटेंट किस्म का ओपियाइड एनाल्जेसिक है।
और डीमेथाइलेटेड और इसकी डीमेथाइलेशन जो उनसी है वो लिवर के अंदर होती है और उसके अंदर फिर डीमेथाइलेशन की वजह से पार्शियल इसकी कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ और ये जो लिवर के अंदर एंजाइम है वो CYP2D6 है। एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन और फीसिस के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3.5 लीटर पर केजी पर ओरल यानी कि ओरल रूट से और 2.6 लीटर पर केजी इंट्रामस्कुलर। क्लियरेंस जो सी है वो 183 प्लस माइनस 59 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी क्लियरेंस होती है और जो इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो 3 to 4 आवर्स है। इंडिकेशन की बात करें जाए तो नॉर्मली ये पेन और कफ के लिए यूज होती है। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें तो टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर ही सिर्फ ये यूज होती है। टर्शरी हॉस्पिटल से मुराद टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाई अलर्ट मेडिकेशन है इसलिए इसको ध्यान से देना चाहिए। अगर इसको ज्यादा डोज में या कोई किसी भी किस्म का कोई मेडिकेशन एरर आ जाए तो ये पेशेंट के लिए खतरा बन सकती है। और पंजाब ड्रग रूल्स में ये शेड्यूल बी में भी आती है, ई में भी आती है, जी में भी आती है। शेड्यूल बी का मतलब है कि ये नार्कोटिक आइटम है इसलिए इसके रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए और इसका एक मुकम्मल पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। नार्कोटिक आइटम है शेड्यूल बी में। शेड्यूल ई का मतलब है कि ये पॉइजनस सब्सटेंस भी है तो एक 0.4% से 0.10% से अगर ये ज्यादा हो तो ये पॉइजनस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है। और शेड्यूल जी का मतलब है कि ये सिर्फ फार्मेसीज पे सेल हो सकती है और जो मेडिकल स्टोर है वहां पे सेल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेन होती है वहां पे 50 to 60 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर और जो उसकी टोटल डोज है वो 360 mg पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कफ है वहां पे 7.5 to 30 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर पीरियड्स की बात करें तो जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं देंगे और जो 12 साल या 12 साल से ज्यादा के बच्चे हैं उनको 0.5 या 1 mg पर केजी पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स और ये टोटल डोज जो है वो 60 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर डोज के अंदर 60 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो 12 ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं देंगे। जो 12 ईयर से ज्यादा के बच्चे हैं या 12 ईयर जिनकी एज है तो उनको 7.5 to 30 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 3 आवर्स दे सकते हैं। 7.5 mg to 30 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो डोजिंग कंसिडरेशंस जो इसकी स्पेसिफिक है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट का इससे पहले भी ऑपियोइड एक्सपोजर रह चुका है यानी कि फॉर इंस्टेंस वो ट्रामाडोल का यूज करता है या पैरासिटामोल प्लस ट्रामाडोल का यूज कर रहा है तो उसको इसकी इनिशियल डोज जो उनसी है वो हायर डोज रिक्वायर्ड होगी अगर उसका पहले भी ऑपियोइड एक्सपोजर है। और डोज को जो है वो टाइट्रेट करना चाहिए पेन को रिलीव करने के लिए। कम से कम लोएस्ट इफेक्टिव डोज करनी चाहिए और छोटेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो यानी कि एक तो डोज सबसे कम हो और दूसरा टाइम जो इसका एक्शन है वो भी जो जिस टाइम के लिए हमने देखी है वो भी छोटा हो। स्टोरेज कंडीशंस की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें जाए तो तो अगर किसी पेशेंट को प्रोटीन से हाइपर सेंसिटिविटी है उस केस में यूज ना करें। अगर उसको सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तब भी यूज ना करें। 12 साल से कम उम्र के लोग ना यूज करें। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट इन चिल्ड्रंस लेस देन 18 ईयर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर भी इसको नहीं यूज करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के अंदर 18 साल से कम उम्र के। और एक्यूट और सीवियर ब्रोंकोलेस्थमा इन एन अनमॉनिटर्ड सेटिंग एंड इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटिव इक्विपमेंट यानी कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा या एक्यूट या सीवियर किस्म का अस्थमा है और उसके अंदर उसको रिसोस्टिकेशन के लिए कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है यानी कि उसको सांस की बहाली के लिए या उसको हार्ट की बीट जो भी उसकी रिसोस्टिकेशन प्रोसेस होते हैं तो उस केस के अंदर भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और कॉन्करेंट यूज ऑफ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज जो होते हैं वो पिछले 14 दिनों के अंदर उनका यूज ना हुआ हो तो उसके अंदर भी इसको या उनके साथ जो है वो इसको इसकी जो मोनोमीर ऑक्सीडेज होते हैं उसके साथ भी इसको यूज नहीं करना चाहिए प्रोटीन को।
और नॉन और सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग पैरालिटिक आइलियस, ये इस कंडीशन के अंदर भी जो है ये कोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रिकॉशंस की बात करी जाए तो ये स्लीप एपीनिया कोज कर सकते हैं, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स कोज कर सकते हैं और हाइपोटेंशन कोज कर सकते हैं, ऑस्टोस्टैटिक हाइपरटेंशन कोज कर सकते हैं। उसके अलावा ये अगर इसकी अगर इसको थेरेपी जो है अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अवॉइड यूज ऑफ मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, तो जब हम इसके साथ हम अगर हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी कोई और ओपियाइड देना चाहते हैं तो हमें मिक्स्ड एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट जो सा है, जैसे नैल्ब्यूफिन है, नैल्ब्यूफिन अगर कम डोज पे हो तो वो एंटागोनिस्ट होता है, अगर ज्यादा डोज पे हो तो एगोनिस्ट होता है। तो ऐसे ड्रग्स को भी इसके साथ हमें यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें टॉक्सिसिटी की, तो जो इसकी लोएस्ट पब्लिश टॉक्सिसिटी डोज है वो 12 mg/kg है। टॉक्सिसिटी साइंस के अंदर कंफ्यूजन है, शैलो ब्रीथिंग है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स हैं, वॉमिटिंग है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। और एंटीडोट इसकी नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि तकरीबन हर ओपियाइड का जो एंटीडोट है वो उसको हर ओपियाइड एगोनिस्ट का एंटीडोट है। जब भी उसकी वजह से ओवरडोज हो जाए तो हमें यही देते हैं, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, कोडीन शुड only be used during pregnancy if the potential benefit outweigh the potential risk of drug to the fetus। तो इसलिए हमें ये तभी यूज करना चाहिए जब इसका फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो। ठीक है। और अगर कोडीन की बात की जाए लैक्टेशन के अंदर, तो लैक्टेशन के अंदर ये मिल्क के थ्रू सिक्रीट होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, और अगर सीरियस एडवर्स इफेक्ट होते हैं और उसको सीडेटिंग इफेक्ट्स भी आ सकते हैं कोडीन की वजह से, सीडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट्स। इंटरेक्शंस की बात की जाए तो 451 ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है, 118 मेजर इंटरेक्शन है, 330 मॉडरेट इंटरेक्शन है, 3 माइनर इंटरेक्शन है। और इंटरेक्शंस के एग्जांपल में डायज़ेपाम है, अल्प्राजोलाम है, डायूरेटिक्स और नैल्ब्यूफिन है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस, फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबींग, लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, एडिक्शन है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी है, सेरोटोनिन सिंड्रोम है। ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो इसका एज सच कोई ब्रांड नेम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कोडीन सल्फेट और कोडीन फास्फेट के नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी कि डिफरेंट सोल्स के अंदर अवेलेबल है। कोडीन सल्फेट के सोल्ड में भी अवेलेबल है और कोडीन फास्फेट के सोल्ड के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अगर उसके डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो नेपाडोग के अंदर भी कोडीन होती है, फेविडोल प्लस के अंदर भी कोडीन होती है, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशंस के अंदर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन के अंदर अगर बात करनी जाए इनके पैरासिटामोल और कोडीन का जो फॉर्मूला है, नेपाडोग है या फेविडोल प्लस है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर ये कोडीन अवेलेबल होती है, लेकिन कोडीन कॉम्बिनेशंस के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन एज सच जो हम टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म की बात करें तो कोडीन सल्फेट या कोडीन फास्फेट का बाय नेम ही नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इंजेक्शन फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, सिर्फ जिसमें कोडीन ही हो तो उसमें वो सिर्फ इसी नाम से कोडीन सल्फेट और कोडीन फॉस्फेट के नाम से अवेलेबल है, और उसका एज सच कोई ब्रांड नेम नहीं है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर नेपाडोग भी है और फेविडोल प्लस भी है, जिसमें कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल है। और ये इस वीडियो के तमाम रेफरेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई हो, और लाइक करके और कमेंट करके अपनी राय से मुझे मुतला करें ताकि मैं आपके लिए ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। शुक्रिया।